एक छोटा सा केस है, यानी कि पावर ऑन नहीं होने का इशू, जिसमें कि लेनोवो बोर्ड है, NVSB वाला कॉन्सेप्ट और आर्किटेक्चर है यहाँ पे। और इसमें बहुत पुराना मॉडल है, C22 या डुअल कोर का जो CPU आता था वो आर्किटेक्चर है यहाँ पे। तो एक्चुअली ये केस स्टडी बनाने का रीज़न ये है कि कहीं से जो कंपटीटर हैं उनसे रिटर्निंग है, जो यहाँ के भगवान हैं हमारे संबलपुर के। तो देखते हैं अब भगवान से रिटर्न हुआ चीज़ मैं कर पाता हूँ या नहीं। तो आते हैं इसको देखने के लिए। ये बोर्ड है और इसमें देखा जाए तो इसका अगर मैं एम्पेयर का कंजप्शन देखूं तो कुछ 0.053, यानी कि बहुत ये हेल्दी कंजप्शन नहीं है S5 स्टेट के लिए। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा एम्पेयर कंजप्शन होते हुए दिख रहा है, जो कि नहीं चाहिए। और आई थिंक यही रीज़न होगा इसका। तो प्रॉब्लम को पहले समझ लें कि हो क्या रहा है इसमें। और पावर बटन अगर इसको प्रेस कर इसको पावर ऑन करने का कोशिश करूं तो क्या हुआ वो देख लेते हैं। ये ट्रिगर नहीं हो रहा है बोर्ड, तो ये प्रॉब्लम है। अब इसका डायग्नोस करने का तरीका क्या है? सबसे पहले इस केस में क्या देखा जाएगा कि कौन सा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बेसिक रिक्वायरमेंट, तो स्विच वगैरह का वोल्टेज चेक करना होगा। तो यहीं से चेक करूँ, 16 वोल्ट यहाँ पे है। और इसका जो टेक्नोलॉजी है 16 वोल्ट का, वो क्या होता है जब 16 वोल्ट रहता है S5 स्टेट में, जब आप इसको पावर ऑन कर देंगे तो ये 3.3 वोल्ट हो जाता है। तो इसका तो यहाँ से कुछ कंफर्म पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरा लॉजिक काम कर रहा है इसके लिए। तो और दूसरा वे देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो वोल्टेज वगैरह चेक करूँ कि कितना वोल्टेज है यहाँ पे अडाप्टर के। तो ये यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे 16 वोल्ट कुछ दिख रहा है मुझे, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट अडाप्टर का जो वोल्ट है उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, या अप्रोक्स सेम ही होना चाहिए। 16 वोल्ट है यहाँ पे, तो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा चीज़ देखा जाए, इसको थर्मल इंस्पेक्शन पे अगर लूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है। ये यहाँ पे एक हीटिंग पॉइंट नज़र आ रहा है, तो उससे ही। और यहाँ पे कुछ काम भी किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ केस स्टडी के लिए। तो ये 44 यानी 51 डिग्री के आसपास हीटअप हो रहा है। और ये है क्या, ये वाला जो है पार्ट है क्या? माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको। तो ये LM358 यानी कि एक कंपरेटर है, डुअल चैनल वाला आई थिंक। या और भी कुछ इसका यूज़ है, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी आता नहीं है मुझे। प्रैक्टिकल ये जो है नॉलेज है। तो अब ये हीट हो रहा है, तो ये हीट होने का रीज़न क्या है? और ये ऐसे ही चेंज किया भी गया है, दिख रहा है चेंज करके काम भी हुआ है, लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो इसके अलावा अपने लिए क्या है जो देख सकते हैं? मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पे? तो जो 16 वोल्ट इधर नहीं आ रहा है, 16 वोल्ट आ रहा है, 20 वोल्ट नहीं आ रहा है, उसको मैं एक बार के लिए चेक कर सकता हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा है। तो उसको मैं एक बार के लिए देखता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये टूट जाएगा।
टूट जाएगा तो अच्छा नहीं है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड मॉसफेट है, इसको ज़रा पास से देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ सोल्डरिंग तो हुआ ही। तो इसका जो गेट है 19 वोल्ट है गेट पे, सेम ही है। और एक तरफ 19 है, दूसरी तरफ 19 है, और ये आउटपुट में 16, यानी कि ये कंफर्म पी चैनल का होगा मॉसफेट। अब इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ मैं, पी चैनल का है या क्या है। तो उसको कंफर्म करने के लिए रीडिंग नहीं है, पी चैनल का ही मॉसफेट है ये। तो रह गया बात अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ढूंढना कहाँ पे है। यानी कि इसका जो सर्किट है, अगर इसका पी चैनल है एटलीस्ट 7 या 8 वोल्ट होना चाहिए गेट पे, तब ये ड्राइव करेगा प्रॉपर। 19 वोल्ट है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं एसी डिटेक्ट का इशू हो रहा है। और यदि एसी डिटेक्ट हो रहा है अभी, तो कोई अलग सेक्शन में इशू होगा, जैसे कि कंप्यूटर एक हीट हो रहा है 358। तो 358 क्यों हीट हो रहा है उसको पहले देखता हूँ, बाद में वहाँ पे क्यों वोल्ट नहीं आ रहा है वो देखने में। क्योंकि कंप्यूटर इसमें का रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी कि 358, 393 ये सब आईसी जो लगा है, इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंस। क्योंकि इसमें जो आईसी लगा है ये, इसमें सीरियल कम्युनिकेशन नहीं है, और इस आईसी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं किया गया है दूसरे सेक्शन को, और सिर्फ उसको चार्जिंग के लिए रखा है इसने। तो क्योंकि ये बहुत पहले का बोर्ड है और मैं देखा हूँ इस बोर्ड को, तो एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका स्कीमेटिक डाउनलोड करता हूँ। ये है LA3371P, LA3371P। ये है, ये का यहाँ मिल जाएगा, बिना फिक्स से तो मिल ही जाएगा। कौन सा है ये? तो अभी स्विच करता हूँ, पीडीएफ रीडर चाहिए, तो पीडीएफ रीडर पे ही आते हैं। रह गया लोकेशन क्या है जो हीट हो रहा था, भी एक बार देख लेता हूँ। और PU12 तो पीडीएफ रीडर देखते हैं क्या है, क्या इसका काम क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये है PU12, और ये 358, यानी कि इसमें दो चैनल है, ए और एक बी, सेम है। काम क्या होगा इसका देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये बैटरी OVP है, और ये VS सही है। तो इसको एक बार मैं मेजर करता हूँ, कितना नंबर पे VS है, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे अगर VS है तो 8 नंबर पिन पे क्या मिलता है मैं देखता हूँ। 8 नंबर पिन ये रहेगा, और डीसी कनेक्ट करना पड़ेगा ना। ये यहाँ पे आ रहा है कुछ
17 वोल्ट सही होगा मेरे हिसाब से। और दूसरा चीज़ का फाइनल चीज़ जो है क्या है वो, इसमें काम क्या किया जा रहा है, इसे बैटरी को मतलब OBP यानी कि बैटरी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि अगर बैटरी में ज़्यादा करंट चला जाए यानी कि ज़्यादा वोल्टेज चला जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है कि बैटरी तो OBP में अगर जा रहा है तो ऑब्वियसली ये हीट होगा ही होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो PDF रीडर पे आना पड़ेगा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे डुअल चैनल है तो इसको एक VS डाल रखा है, यानी कि यहाँ पे ये कहीं से इनपुट होगा इसका, और ये पिन 2 3 एक NC है, और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, ये VS होगा, इसके सोर्स वोल्टेज होगा इसके लिए, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, और ये 3 2 और 4 ग्राउंड से कनेक्ट है। तो एक चैनल का तो छोड़ देते हैं। अब दूसरे चैनल पे अगर आएँ तो उसी VS को यहाँ पे यूज़ किया गया है इसको। अच्छा, और 7 नंबर इसका आउटपुट है, 5 नंबर कंपैरेटर के लिए लगा रखा है। तो 5 नंबर कंपेयर करने के लिए लगाया है, जो कि बैटरी से यहाँ पे आया है। और इसका जो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर है क्या, नहीं, सीरीज में लगा हुआ 2 रेजिस्टेंस, तो हाँ वोल्टेज डिवाइडर ही होगा ना, क्योंकि इधर से एक रजिस्टर लगा है, यहाँ से ये लगा है वोल्टेज डिवाइडर। तो यहाँ पे अगर ये वोल्टेज यहाँ पे आके यहाँ पर ड्रॉप अगर करता होगा तो इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं कि ओपन एंड ड्रेन सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर है, इस IC के अंदर है, IC के अंदर है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हीट होता होगा, जो जायज़ है, क्योंकि इसके अंदर का जो सर्किट है उसको मतलब ड्रेन करने के लिए क्या कैपेसिटी लगता है, उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो लगा है 3 रेजिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंगली कितना कैपेसिटी है उस रेजिस्टेंस का और वहाँ का पोटेंशियल का, जो उसको मतलब बंद करने में थोड़ा सा हीटिंग तो होगा ही होगा। तो शायद ये हो सकता है रीज़न, मैं समझ रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आप देखे होंगे कि बाहर में जो मॉसफेट लगा रहता है या ट्रांजिस्टर, उसको भी एज ए ओपन ड्रेन कॉन्सेप्ट ही यूज़ करते हैं लोग। तो जहाँ पे लॉजिक है वहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करने के लिए लगाया है तो इंटरनली ही वो काम कर रहा है। तो एनीवे वो आगे समझता हूँ कि इसमें हो क्या सकता है। तो मेरे को अब देखना है ये 7 नंबर पिन, ये 7 नंबर पिन में क्या मिलता है। तो 7 नंबर पिन पे आ जाओ। 7 नंबर पिन ये होगा, यहाँ पे 1.0 यानी कि ये वोल्टेज को बंद कर रहा है, और देखा जाए तो यहाँ पे भी काम किया हुआ है। और ये कनेक्ट है कहाँ से, ये यहाँ से, यानी कि 5 नंबर पिन पे जो बैटरी से इनपुट आ रहा है, यानी कि कंपेयर करने के लिए जो सप्लाई आ रहा है ये, और यहाँ पे है एक ग्राउंड से, आई थिंक ये ग्राउंड होगा, और इधर ये दो रजिस्टर। तो ये एक में इतना है 1.6, और इधर में 9, इधर में 14। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आ गया कि 14 वोल्ट क्यों आएगा यहाँ पे, और 1.66 अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अगर स्कीमेटिक को ध्यान से कोई पढ़ना जानता है तो OBP के लिए 1.42 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, तो ऑलरेडी हो के है। बैटरी OBP पूरा ये ऐसा है, और यहाँ पे 13.05 वोल्ट अगर रहेगा तो OBP में जाएगा, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। बाकी क्या है
एक्सपर्ट और महागुरु ज़्यादा जानते हैं। तो एक चीज़ नज़र आ रहा है कि इसको यहाँ पे कुछ बैटरी ओवर प्रोटेक्शन में जा रहा है, लेकिन कमाल का बात यह है इसमें बैटरी लगा नहीं है। बैटरी लगा नहीं है तो ये उसका बैटरी यहाँ पे है, और इस बैटरी का वोल्टेज कुछ 10.8 वोल्ट है। और बैटरी बी पॉजिटिव, बी बैटरी का जो बी प्लस लाइन है, यानी कि सिस्टम पावर के लिए जहाँ से डिस्चार्ज का कनेक्शन है, वहाँ पे 14 वोल्ट मिल रहा है। तो ये रीजन एक हो सकता है। तो ये तो क्या कैसे ट्रैक किया जाए, उसके लिए जाना पड़ेगा सही जगह पे। अब वहाँ पे काम हुआ है कि नहीं, वहाँ देखने के बाद ही मालूम चलेगा कि कितना महागुरु लोग हैं। तो एक बार के लिए मैं इसको उल्टा करता हूँ। तो बैटरी का कनेक्शन ये है, और यहाँ पे क्लोथ फ्लक्स वगैरह तो लगा नहीं, हालांकि दिख रहा है मॉस्फेट खुला हुआ, या नहीं खुला है या बाद में खुला होगा मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे कुछ 16 वोल्ट है जो एसी साइड, मतलब अडप्टर का फाइनल बी प्लस है, और इधर बैटरी का। तो बैटरी से जो आ रहा है वो 14 वोल्ट आ रहा है, जो कि बैटरी लगा नहीं है। यहाँ पे 14 वोल्ट है। तो ये एक रीज़न बन रहा है यहाँ पे कि ये वो कंपोनेंट जो हीट हो रहा है, एक रीज़न मिल रहा है। तो इसको पहले मैं ठीक करता हूँ, शायद इसको ठीक करने के बाद अपना फर्स्ट मॉस्फेट भी ड्राइव होगा प्रॉपर। क्योंकि अगर बैटरी पे वोल्टेज अवेलेबल है और बैटरी ओबीपी में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अडाप्टर को ऑफ़ करेगा ये, ऐसा लॉजिक है ही इसमें। या कोई भी जो लैपटॉप का जो मशीन है उसका जो आर्किटेक्चर है और उसका जो डिज़ाइन है उस तरह से है। तो यहाँ पे जो है इसका रीज़न क्या बनता है, तो अगर ये 19 वोल्ट 16 इधर है, अगर 14 है, तो गेट में अगर 19 है, तो ये मॉस्फेट क्या है अगर एक बार देख लिया जाए तो कुछ आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। PQ14 PQ11 पे जाना पड़ेगा हमें, नहीं तो उसको खोल के निकाल के चेक करने से भी होगा। PQ11 P440, यानी कि मतलब ये पी चैनल का मॉस्फेट लगा है। तो अगर इसके गेट पे 19 वोल्ट है तो सवाल नहीं होता कि यहाँ से इधर ये 14 वोल्ट ट्रांसफ़र कर दे, ज़रूर ये अलग कहीं से आ रहा है। तब चेक करना है हमें चार्जिंग सेक्शन इसका, ये मॉस्फेट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है चार्जिंग के लिए ज़िम्मेदार है, यानी कि चार्ज करता है। तो इधर भी ये वाला है, यहाँ पे 14 वोल्ट अवेलेबल है, दूसरे साइड में 16 वोल्ट। इसका गेट क्या है 13 वोल्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्या, क्योंकि इसका जो कहाँ से लिया गया है, सोर्स से जा रहा है ड्रेन के ऊपर, और 13 वोल्ट है यहाँ पे। पॉसिबिलिटी है ये निकालता होगा इधर से, और इस तरह का ये मॉस्फेट है। अब समझ लो क्या है, ज़्यादा नॉलेज तो थ्योरी में नहीं बता सकता। और यहाँ पे देखना क्या है, अब ये मॉस्फेट हटा के एक बार मैं देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो एक बार के लिए ऑफ़ करता हूँ। ऑफ़ करने के बाद DMM चाहिए मुझे। काम तो वाला हुआ है यहाँ पे जो, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ आई थिंक। अब इसको मैं चालू करता हूँ कि अब क्या कंडीशन है इधर का, और एम्पियर क्या है। एम्पियर घट गया
और वोल्टेज यहाँ पे कितना आया अभी, 19 वोल्ट, 19 वोल्ट आ गया इधर। और देखा जाए अगर तो फर्स्ट एंड सेकंड मॉस्फेट का गेट प्रॉपर ड्राइव हुआ या नहीं, वो भी देखता हूँ मैं। 8 वोल्ट यहाँ पे आ चुका है, यानी कि बैटरी OBP वाला ही प्रॉब्लम है, यानी कि ओवर प्रोटेक्शन में जा रहा है वो, ये मशीन बैटरी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, अब उसको देखना है। तो अब जो जहाँ पे 14 वोल्ट आ रहा था, क्या वो 14 वोल्ट एग्जिस्ट करता है या चला गया, वो देखना है। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 0, यानी कि कहीं ना कहीं चार्जिंग सेक्शन में ही लफड़ा है। अब वो मॉसफेट ख़राब है या चार्जिंग IC, वो देखना है। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं फटाफट इसको मैं ले रहा हूँ। तो ये है मॉसफेट, सॉरी माइक्रोस्कोप चाहिए ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल रहा है, P चैनल का मॉसफेट ये भी है। तो अगर इसको लीकेज है क्या, लीकेज नहीं है, लीकेज अगर नहीं है तो ट्रिगर तो एटलीस्ट होना चाहिए। ट्रिगर हो रहा है, तो अब इसको मैं लगाता हूँ, क्योंकि इसको बाहर रख के मालूम नहीं चलेगा, और वहीं पर लगाने के बाद ही कुछ आइडिया लगेगा। तो ये लग गया। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा दोबारा से पावर इसमें इंसर्ट करके कि क्या इसको लगाने से ही दिक्कत हो रहा है। तो मैं लगाता हूँ इसको और वापस आता हूँ DMM पे। तो अगेन 54 का वैल्यू आ गया, और देखा जाए 54 का जो पावर कंजप्शन डिटेल यहाँ पे शो करने लग गया। तो इधर अब कितना वोल्ट है, इधर 14 आ गया, इधर 16 आ गया। मतलब तो अब प्रॉब्लम यहीं पे मिलता है, और उसको करना क्या है वो देखते हैं। अभी इधर 18 वोल्ट हो गया, अब इधर भी 18 वोल्ट, 19 वोल्ट के आसपास आ गया, और बैटरी के कनेक्टर पे 18 वोल्ट, यानी कि OBP में जा रहा है ये। तो इसको सही कैसे करना है, अब देखना पड़ेगा इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इस मॉसफेट का चार्जिंग सेक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो दिखता हूँ। तो वहाँ से कुछ क्लू मिलेगा। तो ये जो है, ये मॉसफेट ड्राइव किया जा रहा है कहाँ से, इससे, और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, DIN से CTL, इसका 14 नंबर पिन देखना है मुझे। और क्या होगा इसमें, AC इन तो डिस्कनेक्ट है, ये भी डिस्कनेक्ट है, AC ओके। और क्या देखना पड़ेगा इधर, ये भी डिस्कनेक्ट है, यानी कि कनेक्टेड नहीं है। और इसमें क्या हो सकता है, और एक तो यहाँ पे VCC है, इसको देखना पड़ेगा। और इसको देखने के बाद 21 और 14, तो एक बार के लिए मैं इसको फिर से और इसमें इंसर्ट करता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ 21 और 14 क्या है। तो 12, 13, 14, यहाँ पे 6.5 वोल्ट है, और 6.5 वोल्ट यानी वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ किया गया इधर। तो
ठीक है, 6.5 वोल्ट होना चाहिए या होगा, क्यों होना नहीं चाहिए, इसका कैलकुलेट करेंगे अगर तो मालूम चलेगा। तो उस चलो एक तो मिल गया, दूसरा पहले चेक कर लेता हूँ, दूसरा कोई मिसिंग अगर होगा तो इशू क्रिएट हो सकता है। तो कौन सा था 21, 24, 23, 22, 21, यहाँ पे क्या है 21, 24, 21 है या क्या है, नहीं नहीं 21 है, सही है। तो 21 यहाँ पे 13.6 मिल रहा है, 13.16 क्या मिलना चाहिए, 21, 22, 23, 24, तो अब क्या देख सकते हैं इसमें, सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे तो 20 मिलना चाहिए, 20 के आसपास मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 है और इधर क्या है 16 है, तो ये 13 थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। अब इसको देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे ये VCC, और ये यहाँ से आ रहा है पियर 49, पियर 49 ऊपर में कहीं दिख रहा है, पियर 49, पियर 49, पियर 49, 49, 49, 49, नहीं सॉरी मैं देखने नहीं पा रहा था, पियर 49 ऊपर में नहीं दिख रहा है, और अब नीचे की तरफ आ रहा हूँ, पियर 49 नीचे दिख रहा है, तो इसमें क्या वोल्ट है वो देख लूँ एक बार के लिए, 13 है, 13 है, तो ये कहाँ से कहाँ से रहा है वो भी देखना पड़ेगा अब। तो PDF कहाँ गया, तो ये आ रहा है P2 का जो नेट है, P2 का नेट जो है वो वहाँ से आ रहा है, तो P2 टाइप करते हैं इधर, P2 कहाँ आ गया, तो P2 यहाँ पे है P2 यहाँ पे है, ये यानी कि फर्स्ट मोस्फेट, और ये इसके बाद जो आने वाला यहाँ पे है सेकंड, और जो सप्लाई होगा यहाँ से यहाँ, तो इसका नेट का नाम दिया है P2, तो ये यहाँ से लिया है कनेक्शन, तो अब यहाँ से इस 21 नंबर पिन पे वोल्टेज कैसे आएगा, इसका तो डायरेक्ट नेट यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, इसका नेट डायरेक्ट यहीं से यहीं कनेक्ट होगा, जो कि यहाँ पे 13 दिख रहा है, तो भी चेक करना है कि यहाँ पे क्या वोल्ट मिल रहा है, तो देखेंगे कि यहाँ क्या है, ये फर्स्ट मोस्फेट एंड सेकंड मोस्फेट, ये आ गया P2 वाला नेट इधर, तो यहाँ पे 19 है, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 13 है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि अगर यहाँ पे 19 है तो वहाँ भी 19 होना चाहिए, तो आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो इसको एक बार के लिए देखता हूँ मैं कि कनेक्टिविटी वहाँ से नेट का है या नहीं है। तो ये रहा P2 और ये रहा रजिस्टर, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 19 मेगा ओम्स का 2.3 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ से यहाँ, जो कि 0 ओम्स का बजर मिलना चाहिए, तो आई थिंक प्रॉब्लम ये हो सकता है। तो इसको एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इस नेट को कनेक्ट करता हूँ मैन्युअली एक वायर से, तो एक वायर चाहिए मेरे को,
वायर मिल गया। इसको मैं कनेक्ट कर लूँ। ये आ गया P2 पे। तो एक बार वेरीफाई करने के लिए दिखा देता हूँ मैं माइक्रोस्कोप पे। ये P2 का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लगाया, ये जो R49, और एक इधर लगाया जो P2 का जो नेट है। तो अब देखना है इस बोर्ड को ऑन करके कि क्या इशू रिजॉल्व होता है या नहीं। 37 आ गया, यानी कि एम्पियर घट गया। अब इसको थर्मल पे एक बार ले लें। थर्मल पे अगर लेता हूँ तो कोई हीटिंग वगैरह नहीं आ रहा है। तो वापस से इसको चेक करना है क्या वोल्टेज अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे कितना वोल्ट है, 19 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि स्विच हुआ। और बैटरी का 1.45, यानी कि इधर से वोल्टेज आना बंद हो गया। और इधर 19, इधर 1.4। अब इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप यूज़ करके थोड़ा सा देखें कि क्या हुआ। ये जो ऐसे हीट हो रहा था, यानी कि यहाँ पे 19 वोल्ट मिल गया, ड्रॉप कर रहा था। और इसका जो है 0 आ गया, यानी कि 0 आने से ये OBP और डिसेबल रहेगा इस पिन पे। और ये रहा 7 नंबर पिन पे, यानी कि बैटरी को प्रोटेक्शन का ही इशू था। और छोड़ो, क्या बोलूँगा मैं। तो आगे और क्या क्या हुआ वो भी देख लेता हूँ। 19 वोल्ट एक साइड में है और रहना चाहिए, दूसरा साइड में नहीं है, सही है। और ये रहा डिस्चार्ज मोसफेट 1.4, 19। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब इसको एक बार के लिए बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं वो देख लेते हैं। तो 103 मिली एम्पियर का कंजप्शंस है यहाँ पे। और 12 वोल्ट DC जैक पे अवेलेबल है, और DC सॉकेट पे, बैटरी का सॉकेट पे जो कनेक्टर है। इसको बंद करने से वोल्टेज चला जा रहा है, यानी कि बैटरी में चार्ज नहीं है अभी। और ये मेन बोर्ड 12 वोल्ट अलाउ कर रहा है, जैसे कि ये 10.8 वोल्ट का बैटरी है। तो अक्सर 1 या 2 वोल्ट अगर बैटरी में कुछ वोल्ट नहीं रहता है तो बूस्टिंग का जो फीचर है बूस्ट करने के लिए, वो बैटरी से थोड़ा सा ज़्यादा वोल्ट देता है, यानी कि 10.8 है तो 12 वोल्ट प्रोवाइड करवा रहा है चार्ज होने के लिए। तो ये लगभग इशू रिजल्व है। अब चेक करना है कि इसमें डिटेल क्या मिल रहा है इसका, मतलब ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखना है। तो बोर्ड ट्रिगर किया मैं, ऑन हुआ, और जैसे कि इसमें पावर कंजप्शन का फ्लक्चुएशन मिल रहा है, डिस्प्ले आ जाना चाहिए। डिस्प्ले टिक देवो लेनोवो। तो लगभग ये 591 पे रुका है, 591 पे। तो इसमें एक बार डिस्प्ले लगा कर मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या डिस्प्ले आ रहा है। तो ये है बहुत पुराना मॉडल।
देखना है कि ये डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। डिस्प्ले भी आ ही रहा है, तो ऑब्वियसली बाकी चीज़ भी सही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से एक केस सॉल्व होता है। और देखा जाए तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप मशीन से जब तक लगाव नहीं रखोगे, उसका मतलब समझोगे नहीं उसके सिम्टम्स को, उसका एक्यूरेट जगह पे एक्यूरेट काम नहीं करोगे, तब तक इशू रिजॉल्व नहीं होगा। तो 1 सेकंड का टाइम लेते। तो वही है कि मशीन से आपको प्यार करना पड़ेगा भैया, और तभी आपको उसको उसकी तकलीफ़ और उसका जो चीज़ है, जो प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो समझ में आएगा। प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा तो समझ में आएगा। अब कोई पार्ट हीट होता है तो इसका मतलब नहीं है कि वही पार्ट ही ख़राब हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि क्यों हीट हो रहा है उसका रीज़न पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बदल के तो देखा गया है, लेकिन मालूम चले, प्लस रिक्वायरमेंट भी चेक नहीं किया गया है, चेक किया गया है लेकिन सॉल्व हुआ नहीं है। क्योंकि देखो, कंपेयर करने के लिए हमेशा चीज़ें पता होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ आप कंपेयर कर रहे हो क्या है, वो सप्लाई है, सिग्नल है, कितना होना चाहिए, या पहले आपने कभी देखा है क्या, वो सब चीज़ मालूम होना चाहिए। तो जाके आपको समझ में आता है कि इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। अब स्कीमेटिक में तो लिखा नहीं है कहीं पे कि नेट ही चला जाएगा, या वहाँ पे लिखा नहीं होता कि ये प्रॉब्लम होने से वो करो, वो करने से ये करो। तो ये इशू है। और बड़े लोग जो हैं महागुरु, वो एसओसी ब्रिज पे काम करते हैं, बड़ा बड़ा चीज़ रिप्लेस करते हैं। हम जैसे छोटे लोग जो हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटर और वही नेट वगैरह ही ठीक कर लेते हैं। बस यही है, इतना ही शेयर करना था।